हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पीजेंट रिवोल्ट्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं ट्राइबल रिवोल्ट्स पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, जितने भी गवर्नर जनरल्स एंड वायसरायज रहे हैं उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, एंड जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, ठीक है, वुमेन एंड कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, ये सारी की सारी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप चैनल को विजिट करके भी ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे वीडियोस में बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होंगी आपके लिए अगर आप एक हिस्ट्री स्टूडेंट हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा एंड शेयर ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं हम इस वीडियो में पीजेंट रिवोल्ट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला पीजेंट रिवोल्ट है वो है सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी रिबेलियन जिसके लीडर थे मंजू शाह, चिराग अली, मूसा शाह एंड देवी चौधरानी। देवी चौधरानी एक वुमेन जो है आप बोल सकते हैं कि रिबेलियन थी, और ये जो है उस समय की पहली वुमेन रिबेलियन थी। और इनके ऊपर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में भी इनका जिक्र किया है। आनंद मठ में उन्होंने जो पूरा का पूरा सन्यासी रिबेलियन है वो जो है आनंद मठ में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और देवी चौधरानी के ऊपर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक अलग से नॉवेल ही लिख दी है पूरी, देवी चौधरानी, जिसकी की टाइटल है उस बुक का, ठीक है। तो ये सब हम जब डिटेल में एक एक रिबेलियन, एक एक रिवोल्ट पढ़ेंगे मेन हिस्ट्री में आके तो देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ लीडिंग चीज़ें। और ये रिबेलियन, ये रिवोल्ट हुआ था 1763 से लेके 1800 तक। 1800 आते आते इसको सप्रेस कर दिया गया था, और ये हुआ था बंगाल में। और इसका रीज़न क्या था? इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो इंक्रीज इन लैंड टैक्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट्स प्रोहिबिशन ऑन पीपल विजिटिंग होली साइट्स, ठीक है। तो जो लैंड टैक्स में इंक्रीज़ किया जा रहा था, जो पीजेंट्स थे उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, ठीक है। और जो परमानेंट सेटलमेंट थी, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको पता होगा परमानेंट सेटलमेंट, रोतवारी सेटलमेंट, ठीक, महलवारी सेटलमेंट, ये सारे ले आए गए थे। तो जो सबसे पहले आया था वो परमानेंट सेटलमेंट आया था, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से भी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, सनसेट लॉ वगैरह ये सब, तो ये इन सब से भी जो कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ ज़मींदार, उनको भी दिक्कत हो रही थी, जो पीजेंट्स थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सब के सब क्या जा रहे थे, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते जा रहे थे, ठीक है। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी जो था कि एक होली साइट्स जो भी होती थी, मंदिर हो गई बड़ी बड़ी, ठीक है, जितनी भी पवित्र जगह होती थी वहाँ पे जाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, रोक लगा रही थी, ठीक है। जो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था सन्यासी रिबेलियन का। नेक्स्ट आते हैं हम इंडिगो रिवोल्ट पे। इंडिगो रिवोल्ट जिसके कि लीडर थे विष्णु चरण बिस्वास एंड दिगंबर, और ये रिवोल्ट हुआ था 1859 में बंगाल में। और इसका रीज़न क्या था? ट्रेड इन इंडिगो वॉज लुक्रेटिव ड्यू टू द डिमांड फॉर ब्लू डाई इन यूरोप, and European planters enjoyed a monopoly over indigo, and they forced Indian farmers to grow indigo in place of food crop by signing fraudulent deals with them, ठीक है। तो ट्रेड इन इंडिगो, इंडिगो को एक जो है क्या बोला जाता था, कैश क्रॉप बोला जाता था, यानी कि जिससे कि आप बेच के उससे डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक फूड क्रॉप्स होती हैं जैसे कि जो गेहूँ, चावल, ये सब हो गई फूड क्रॉप्स हमारी। तो इंडिगो क्या थी, कैश क्रॉप थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्सफुली जो है यहाँ के जितने भी किसान थे उनसे इंडिगो की खेती करवाते थे, ठीक है, क्योंकि उसका यूरोप में इंडिगो का एक ब्लू डाई, नीला जो है डाई बनाने के काम आता था। नील की खेती जिसको आप कहते हैं, नील बनाने के काम आता था, जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो जो यूरोपियन प्लांटर थे वो इंडिगो के ऊपर अपनी मोनोपोली, यानी कि ये जो है जो इंडियंस थे पीजेंट्स, वो अपना इंडिगो सिर्फ यूरोपियंस को बेच सकते थे, और वो बहुत एक चीप प्राइस पे लेते थे, और वहाँ जाके वो उसको महंगे में बेचते थे। और ब्रिटिशर्स जो है
इंडियन फार्मर्स से फोर्सफुली इंडिगो जो है उगवाते थे उनके खेतों में, और इससे क्या होती थी, फसल उनकी ख़राब होती थी, क्योंकि खेत जो होते थे, जैसे खेत की मिट्टी होती है ना, वो कुछ फसलों से ख़राब होती है वो, तो फिर अगर आप एक बार इंडिगो उगाने लग जाते हैं तो फिर वो आपकी जो फूड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए उतनी वैल्यूएबल ज़मीन नहीं रह जाती है, उतनी अच्छी ज़मीन नहीं रह जाती है कि उसमें अच्छे फूड क्रॉप्स हों, ठीक है। तो इसलिए भी उनके साथ जो है वो क्या करते थे, किसानों के साथ एक मतलब कि डील साइन कर लेते थे, ठीक है, मतलब किसी भी तरह करके फ्रॉड करके उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे, जिसके अगेंस्ट में जाके किसानों ने इंडिगो रिवोल्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाबना मूवमेंट। पाबना मूवमेंट के लीडर ईशन चंद्र रॉय हैं, ठीक है, और ये हुआ था 1873 से लेकर 1876 तक ईस्ट बंगाल में, ठीक है। इसका रीज़न क्या था, द पीजेंट्री वॉज ऑप्रेस्ड बाय जमींदार्स थ्रू इजेक्शन, harassment and illegal seizure of property and arbitrarian enhancement of rent and use of force, यानी वही चीज़ ऑपरेशन पीजेंट्स यानी कि जमींदार्स के द्वारा जो पीजेंट्री थी, जो किसान लोग थे, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है उनको ऑप्रेस करना, उनको बहुत ज़्यादा दबाना, उनका हरासमेंट करना, उनकी प्रॉपर्टी को इलीगली सीज कर लेना, ठीक है, और उनसे फोर्सफुली काम करवाना, रेंट लेना, ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से पाबना मूवमेंट हुआ। ज़्यादातर जो रिवोल्ट रिबेलियन हुए हैं उनके पीछे ऐसे ही रीज़न है, फोर्सफुली काम करवाना, एक्सप्लॉयटेशंस, हरासमेंट, ऑपरेशन, यही सारे रीज़न इंपॉर्टेंट रीजन्स रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स के लीडर थे वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है, और ये हुआ था 1875 में एट सुपा विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूना, महाराष्ट्र में, ठीक है। और डेक्कन राइट्स का रीज़न क्या था, टारगेटेड कंडीशंस ऑफ डेप्ट पियोनेज, जिसको कि क्या बोलते थे, काम्युती, ठीक है, टू मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स से एक जो होता था ना कि जो डेप्ट लेते थे, जो कि डेप्ट को मतलब बोलेंगे उधार जो लेते थे, ठीक है, तो एक उधार जब लेते थे तो उस कंडीशन को टारगेट करना, ठीक है, खेती करने के लिए किसान से लेते थे। एंड द राइटर्स स्पेसिफिक पर्पज वॉज टू ऑब्टेन एंड डिस्ट्रॉय द बॉन्ड्स, डिस्ट्रीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन द पोजेशन ऑफ मनी लेंडर्स, यानी कि जैसे कि आप किसी से उधार लेने गए तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मनी लेंडर्स होते थे उनका मतलब घर ही इसी पे चलता था, ये बिजनेस होता था, ठीक है, कि वो आपको हाई इंटरेस्ट पे, हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्याज पे किसानों को पैसे देते थे, और जब उनकी फसल होती थी तो वो उसी हाई रेट से जो है अपना जो पैसा होता था, उनका जो ब्याज होता था उसको वसूलते थे। तो वो ब्याज इतना ज़्यादा होता था कि वो कभी कभी जो उनका मूलधन होता था, ठीक है, प्रिंसिपल जो होता था, उससे भी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता था, उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो किसान क्या होते थे, जनरली वो अपना ब्याज ही भरते रह जाते थे और मूल भरने का टाइम ही नहीं होंगे, यानी कि उनके अगर वो मूल भी भरे, ब्याज भी भरे, तो उनके पास खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, ठीक है। तो वो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने डेक्कन राइट्स की थी, ठीक है। और इस डेक्कन राइट्स में उन्होंने क्या किया था, सबसे मेनली उन्होंने किया था कि इन मनी लेंडर्स के पास जितने भी बॉन्ड्स थे, यानी कि वो लेते थे तो उनके पास लिखा पढ़ी होती थी तमाम तरीके की, जैसे अभी आप देखते हैं बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हैं तो तमाम तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस, कागज़ सब रेडी कराया जाता है। तो वही जो मनी लेंडर्स के पास बॉन्ड्स थे, डिस्ट्रीज थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब को उन्होंने क्या किया, उनका पर्पस था, जो राइटर्स जो मतलब थे रिवोल्ट वाले, उन सब का ये पर्पस था रिबेलियंस, कि इन सब को हमें जलाना है, इन सब को हमें ख़त्म कर देना। जब डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेंगे कोई, तो इन्हें कैसे पता चलेगा किसके पास कितना कर्ज, किसके ऊपर कितना उधार बाकी था, अभी किससे कितना लेना है, ठीक है। तो उनका टारगेट ही यही था, जो राइटर्स थे। फिर आता है नेक्स्ट रामोसी रिवोल्ट, जिसके लीडर थे वासुदेव बलवंत फाड़के, और ये हुआ था 1877 में इन सतारा, महाराष्ट्र में। और इसका रीज़न क्या था, अ पीजेंट लेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश फेलियर टू सॉल्व अप एंटी फेमाइन मेजर्स, ठीक है। तो ये मेनली हुआ था कि जो एंटी फेमाइन मेजर्स आने थे, ठीक है, यानी कि जो सूखा पड़ा था उसको लेके जो भी मेजर्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए जिसकी वजह से नेक्स्ट फेमाइन ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ब्रिटिश ये करने में फेल हो गए और नेक्स्ट फेमाइन आने के कगार पे फिर पहुंच गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था।
फिर आते हैं हम गांधीयन फेज पे। तो अब हम देखते हैं गांधीयन फेज के पीजेंट रिवोल्ट्स कौन कौन थे, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चंपारण सत्याग्रह जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी का एक लीडिंग फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसके लीडर थे चंपारण सत्याग्रह के, और ये बिहार में हुआ था 1917 में। ये सब बहुत डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे, जब हम पूरी हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम चंपारण, खेड़ा, इन सब को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो 1917 में बिहार में हुआ था। ठीक है, अब आप सोचेंगे महात्मा गांधी बिहार कैसे पहुंच गए सॉरी। तो ये सब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि महात्मा गांधी बिहार कैसे पहुंचे। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसके लीडर थे चंपारण सत्याग्रह के, और ये बिहार में हुआ था 1917 में। और इसका रीज़न क्या था? द यूरोपियन प्लांटर्स वर डिस्ट्रॉयड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ठीक है, फोर्स टू ग्रो इंडिगो, सेम वही इंडिगो रिवोल्ट टाइप वाला चीज़ यहाँ भी था, बिहार में भी। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो जो है फोर्सफुली उनसे इंडिगो, जो पीजेंट्स थे उनसे इंडिगो की खेती, नील की खेती करवा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जो लैंड थी उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही थी। ठीक है, तो उनके फूड क्रॉप्स यानी कि गेहूँ, चावल, ये सब उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह पे। खेड़ा सत्याग्रह के लीडर भी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह कहाँ? गुजरात में 1918 में। और रीज़न क्या था? द बॉम्बे प्रेसिडेंसी had increased the taxes in 1917 and 18 by 23%, despite many death following a cholera outbreak। ठीक है, तो जो टैक्स थे 1917-18 तक में, ठीक है, वो 23% इंक्रीज़ कर दिया गया था, 23% बढ़ गया था, ज़्यादा टैक्स हो गया था। जबकि वहाँ पे जैसे कि अभी आप देखेंगे कोरोना आया था, ठीक है, ऐसे उस टाइम पे कॉलरा फैला था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो कॉलरा के आउटब्रेक की वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी, जो किसानों की डेथ, नॉर्मली यही लोग ज़्यादा इसमें पिसते हैं। ठीक है, तो किसानों की बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, और भी बहुत सारे नुकसान हुए थे, फेमाइंस उसी वक्त आया था। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी या बहुत ज़्यादा वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। और ब्रिटिशर्स क्या थे, वो इस टैक्स को बढ़ाते ही जा रहे थे। 1917-18 तक उन्होंने 23% टैक्स कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बारदोली सत्याग्रह पे। बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सरदार पटेल, और ये हुआ था 1928 में गुजरात में। और इसका रीज़न क्या था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सटॉर्बिटेंट इंक्रीज इन टैक्सेस, सेम रीज़न। ठीक है, टैक्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट में बारदोली सत्याग्रह किया गया था सरदार पटेल की लीडरशिप में गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट के लीडर थे कामप्राम सिंह या कमप्राम सिंह, जो भी है, एंड भवन सिंह। ठीक है, और यह हुआ था 1946 एंड 1947 में। ठीक है, 47 तक ख़त्म हो गया था इन बंगाल में। और इसका रीज़न क्या था? द अपराइजिंग वॉज ड्यू टू द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल। बंगाल में क्या था? एक शेयर क्रॉपिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, यानी कि एक नया जो है, जैसे ज़मींदार होते थे ये सब, तो उसमें एक नया जोतेदार टाइप करके एक जो है एक नया बोल सकते हैं कि ज़मींदार टाइप, एक लैंड लॉर्ड टाइप जोतेदार मतलब फिक्स कर दिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट में उनकी जो क्रॉप था, जो है जो फसल उनकी हो रही थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा शेयर उसमें बढ़ गया था लोगों का। ठीक है, अब पहले जैसे कि आपको डायरेक्टली किसी को देना है पैसे, ठीक है, तो आपके मतलब मूल जितना आपको देना है आपने उनसे लिया है, आपको उतना देना है। डायरेक्ट अगर है तो वो कम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में बीच में 3-4 लोग और आ जाएं, ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन आपसे तो उन सब का लिया जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते होंगे घूस आपने इतना ज़्यादा दिया है, ठीक है, लेकिन वो ऊपर बढ़ते उनका जो भी सिस्टम हो, थोड़ा सब लेंगे तो आप, लेकिन सबका हिस्सा लिया तो आप ही से जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी हुआ। ठीक है, उनकी जो फसल थी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें शेयरर आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब लेने वाले आ गए थे, एक जोतेदार हो गए, ज़मींदार हो गए। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा उसमें शेयर उनका बढ़ गया था, तो उनके पास बहुत ही कम बचता था इतने लोगों को देने के बाद, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में तेभागा मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, एंड बाकी का अब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा वो पीजेंट प्लस रिलीजियस मूवमेंट्स पे रहेगा। वो रिवोल्ट जो पीजेंट के साथ साथ रिलीजियस बेसिस पे भी डिपेंड करते थे, ठीक है। तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।